अब स्टूडेंट बात करते हैं परागकोश के परिवर्धन के बारे में कि परागकोश का परिवर्धन किस प्रकार होता है, परागकोश का निर्माण किस प्रकार होता है, कैसे उसमें भित्तियां बनती है, कैसे उसमें लघु बीजाणु धानियां बनती है, वो सारी बातें करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, परागकोश के परिवर्धन की बात करें अगर अपन, तो शुरुआती अवस्था में परागकोश जो होता है वो एक किससे घिरा रहता है। बेसिकली अपन बोल सकते हैं यहाँ पर क्या पाई जाती है, एपिडर्मिस पाई जाती है, देखने को मिलेगी इस तरीके से आपको। परागकोश शुरुआती अवस्था में इस तरीके से होता है, जैसे मान लो ये आपकी बाह्य त्वचा है और इस बाह्य त्वचा के अंदर समरूपी कोशिकाओं का एक क्या पाया जाता है, समूह पाया जाता है। समरूपी मतलब सभी कोशिकाएं क्या होती है, समान होती है। इस प्रकार क्या होता है, इनमें आपका ये समूह पाया जाता है। तो एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है, आपको क्या मिलता है, समरूपी कोशिकाओं का समूह मिलता है। क्या मिलता है स्टूडेंट, समरूपी कोशिकाओं का समूह। तो जैसे ही क्या होता है, जैसे ही आपके पादप के अंदर कायिक प्रावस्था से लैंगिक प्रावस्था आती है, तो उस दौरान क्या होता है भाई, देखो उस दौरान ये जो समरूपी कोशिकाओं का समूह है ये यहाँ पे विभेदित होगा, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण यहाँ पर जो आपका एपिडर्मिस जो होगा आपका, वो तो बाहर की तरफ है ही, ये एपिडर्मिस जो है वो तो आपकी बाहर की तरफ है ही। कॉर्नर के अंदर जो ये समरूपी कोशिकाओं का समूह था वो विभेदित होकर यहाँ पर कॉर्नर में क्या बना देगा, ये इस तरीके से लघु बीजाणु धानियों का निर्माण कर देगा, इस तरीके से। तो यहां पर क्या होगा, कॉर्नर्स में लघु बीजाणु धानी जो होगी उसका निर्माण होने लग जाएगा। अब यहां पर क्या होता है, देन अब क्या होगा यहां पर, तो देखो भाई इसके बाद क्या होता है, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलती है, इनके अंदर आपको हाइपोडर्मिस देखने को मिलती है। ये हाइपोडर्मिस जो होगी, इस हाइपोडर्मिस की एक कोशिका आकार में बड़ी होकर आपकी विभेदित होने लग जाएगी, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं, प्रपसु कोशिका। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्रपसु कोशिका। और फिर ये प्रपसु कोशिका जो है वो आगे चलकर दो कोशिकाओं का निर्माण करेगी। अब ये किसका निर्माण करती है भाई, विभाजन तो समसूत्री विभाजन चल रहा है। तो प्रपसु कोशिकाएं जो होती है वो आपकी एक तो करती है प्राथमिक भित्ति कोशिका का निर्माण। क्या करती है भाई, प्राथमिक भित्ति कोशिका का निर्माण करती है। और दूसरा जो करती है वो करती है आपकी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। तो ये क्या बना देगी आपकी, एक तो बना देगी क्या, प्राथमिक भित्ति कोशिका, एक बना देगी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अच्छा जी, अब इसमें क्या होगा, प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं जो हैं वो तो क्या करती है, जो चारों भित्ति होती है, क्या होती है आपकी चारों भित्ति जो परागकोश के बाहर पाई जाती है, जो कि अभी कौन सी बताते हैं अपन लोग, बताते हैं लाइक एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम यानी कि अंतस्थीशियम है, मध्य परत और टेपिटम है, उनका निर्माण करती है। जबकि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं जो होती हैं वो आगे चलकर क्या करती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, और इससे फिर किसका निर्माण होता है, लघु बीजाणु का निर्माण होता है। इसका मतलब ये जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं होती हैं वो आगे चलकर किसका निर्माण करती है, बीजाणुजन उत्तक का। इसका मतलब कि इनमें क्या पाई जाती है, आगे चलकर आपके परागकोश में आपको मिलती है भित्ति कोशिकाएं, और एक आपकी जो बीजाणुजन कोशिकाएं होती हैं वो क्या बना देती है, बीजाणुजन उत्तक। और अपन को इसमें क्या पढ़ना है, अपन को इस परागकोश के अंदर एक तो भित्ति कोशिका से जो भित्ति बन रही है उनके बारे में पढ़ना है, दूसरा किसके बारे में पढ़ना है, बीजाणुजन उत्तक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं परागकोश भित्ति, कौन कौन सी भित्ति बनती है। तो अपन बाहर से अंदर की तरफ आएंगे। जब अपन क्या करते हैं, ये आपका क्या है, जैसे मान लो ये आपका परागकोश है, तो जब आप इस परागकोश का क्या करते हैं, अनुप्रस्थ काटते हैं, तो आपको कैसी संरचना दिखाई देती है, आपको कुछ इस तरीके से। तो कुछ ऐसी संरचना आपको दिखाई देती है। तो ये आपको संरचना यहां पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है जी, और ये जो पूरा है ये क्या है, आपका परागकोश है, जिसमें ये वाला जो है आपका ये सबसे बाहरी परत है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, बाह्य त्वचा। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बाह्य त्वचा। ठीक है, और जो ये इसके बाद बाह्य त्वचा के बाद जो आपको देखने को मिल रही है इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, अंतस्थीशियम। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, अंतस्थीशियम। ये जो आपकी है इसे अपन लोग बोलते हैं मध्य परत।
और ये जो है इसे अपन लोग बोलते हैं टेपिटम। तो इस प्रकार 4 आपको यहां पर क्या देखने को मिलती है, परतें देखने को मिलती है। ठीक है जी। अब अपन बात करते हैं यहां पर कि जो ये 4 परतें जो आपको देखने को मिल रही है इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहला जो होता है आपका वो क्या आता है, एपिडर्मिस, या जिसे अपन लोग बाह्य त्वचा बोलते हैं, एपिडर्मिस, या अपन इसे क्या बोल रहे हैं, बाह्य त्वचा। तो भाई इसके बारे में कितनी बातें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं जानना आपको। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सीधी सी बात है, सबसे बाहरी परत होती है, सबसे बाहरी परत है। यदि इसकी कोशिकाओं की बात की जाए तो भाई इसकी कोशिकाएं इस तरीके से क्या होती है, ऐसे लंबी लंबी कोशिकाएं आपको देखने को मिलती है इससे। तो इसका मतलब क्या है, इसकी कोशिकाएं जो होती हैं वो कैसी होती है बेटा, दीर्घित होती है। कैसी होती है, दीर्घित होती है। सबसे बाहर की तरफ है, इसका मतलब इसका कार्य क्या होता है भाई, सुरक्षा करने का। किसका कार्य है इसका, सुरक्षा करने का भी होता है। और साथ ही साथ ही किस में सहायता करते हैं अपने बेटा, प्रस्फुटन में सहायता करते हैं। किस में सहायता करते हैं, प्रस्फुटन में सहायता करते हैं। और इसके साथ साथ एक और बात लिख लेना, ये कैसी होती है, एकल स्तर होता है। ये क्या होता है आपका, एकल स्तर, मतलब इसका एक ही स्तर चारों तरफ देखने को मिलता है। दूसरा अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर अंतःस्थिशियम के बारे में, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यदि मैं बात करूं अंतःस्थिशियम की, तो ये कहाँ पाई जाती है, तो बेटा ये एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है। ये तो सभी जानते हैं क्योंकि अपन ने देख ही लिया है, एपिडर्मिस के नीचे पाई जाएगी। ये भी कैसी होती है, ये भी एकल स्तर होती है, मतलब एक ही स्तर से बनी होती है। इसके अलावा इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, तो इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती है बेटा, आर्द्रता ग्राही। कैसी होती है, आर्द्रता ग्राही। अब आर्द्रता ग्राही से मतलब भाई इसका फायदा क्या है, तो देखो भाई आर्द्रता ग्राही होने के कारण ये नमी को क्या करती है, अवशोषित करती है। और जब ये नमी को अवशोषित करती है तो क्या होगा, जैसे ही आपकी शुष्क परिस्थितियां बनती हैं, जैसे ही क्या होती है, शुष्क परिस्थितियां बनती हैं, और शुष्क परिस्थितियां बनने के कारण इन कोशिकाओं से जल जो होता है वो बाहर निकलने लग जाता है। मतलब कि अंतःस्थिशियम की कोशिकाओं से जल बाहर निकलने के कारण वहाँ पर वो कोशिकाएं कैसी होती है भाई, कोशिकाओं से जल बाहर निकलेगा तो क्या होगी, वो सूखेगी, और सूखने के कारण वहाँ पर तनाव पड़ता है, और तनाव पड़ता है तो ये यहाँ से टूटने लग जाती है। यानी कि यहाँ पर ये चीज़ किस में सहायता करती है बेटा, प्रस्फुटन में सहायता करती है। किस में सहायता करती है बेटा, प्रस्फुटन में सहायता करती है। इसके साथ साथ इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो किससे बनी होती है स्टूडेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अल्फा सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है बेटा, अल्फा सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है जी। इसका कार्य क्या होता है, जो आपको पता लग ही गया कि इसका कार्य प्रस्फुटन में ये क्या होती है, प्रस्फुटन में सहायता करती है। ठीक है जी। अब तीसरी बात अपन करते हैं मध्य परत के बारे में। तो मध्य परत में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। मध्य परत जो है वो कितने स्तर की बनी होती है, 1 से 3 स्तर की बनी होती है। किसके नीचे पाई जाती है भाई, अंतःस्थिशियम के नीचे पाई जाती है। इसका भी कार्य क्या होता है, प्रस्फुटन में सहायता करती है। किस में सहायता करती है बेटा, प्रस्फुटन में सहायता करती है। अब अपनी लास्ट आता है क्या, टेपिटम आता है। क्या आता है स्टूडेंट, टेपिटम। फोर्थ पॉइंट आपका है टेपिटम। तो टेपिटम क्या होता है, टेपिटम सबसे आंतरिक स्तर है। क्या है बेटा, ये आंतरिक स्तर। तो सबसे आंतरिक स्तर क्या होता है, टेपिटम होता है। इसके अलावा ये किसको कवर करके रखता है, तो भाई ये लघु बीजाणुधानी के चारों ओर पाया जाता है। लघु बीजाणुधानी के बारे में अभी अपन लोग पढ़ेंगे। ये लघु बीजाणुधानी को आवृत करता है, ये उनको आवृत करने में कार्य करता है। साथ ही साथ इनका जो कोशिका द्रव्य होता है, क्या है स्टूडेंट, कोशिका द्रव्य। तो इनका कोशिका द्रव्य क्या होता है, काफ़ी गाढ़ा होता है। और साथ ही साथ जो केंद्रक होता है, यानी कोशिका द्रव्य में जो केंद्रक पाया जा रहा है वो भी क्या होते हैं, 1 से अधिक होते हैं। इसका मतलब टेपिटम जो होते हैं उनकी कोशिकाएं कैसी होती है, बहुकेंद्र की होती है। कैसी होती है, बहुकेंद्र की। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बहुकेंद्र की क्यों होती है। ठीक है जी। इनकी सामान्य रूप से जैसे केंद्रक पाया जाता है वैसे केंद्रक क्यों नहीं पाया जा रहा, तो कारण है इसका, क्योंकि जब इनका विभाजन होता है तो यहाँ पर केंद्रक विभाजन तो हो जाता है। क्या हो जाएगा बेटा, केंद्रक विभाजन तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं होता, कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता। क्या नहीं होता स्टूडेंट, कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता, जिसके कारण क्या होता है, ये बहुकेंद्र की होते हैं। अब बात आती है कि टेपिटम की कोशिकाओं की
व्यवहार के आधार पर, टेपिटम की कोशिकाओं के व्यवहार के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं अमीबीय और एक होती है ग्रंथिल, जिसमें ग्रंथिल टेपिटम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस ग्रंथिल टेपिटम से क्या होता है, इस ग्रंथिल टेपिटम से आपका एक तो स्पोरोपोलेनिन नामक जो पदार्थ होता है उसका स्रावण होता है, जो कि किसके दौरान होता है, जब प्रोयूबिस काय यूबिस काय में बदलती है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर एक वसायुक्त संरचना का निर्माण होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, प्रोयूबिस काय जो होती है आपकी वो यूबिस काय में बदलती है, और इस दौरान स्पोरोपोलिन का निर्माण होता है, जो कि किसके द्वारा निर्मित किया जाता है, ग्रंथिल टेपिटम के द्वारा ही निर्मित किया जाता है। इसके साथ साथ इनसे एक एंजाइम का स्रावण और होता है, जिसे अपन लोग बोलते हैं केलेज एंजाइम। क्या बोलते हैं, केलेज एंजाइम। बेटा ये जो केलेज एंजाइम होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके लघु बीजाणु जनन के दौरान जब लघु बीजाणु किसका निर्माण होता है, चतुष्क का निर्माण होता है, तो ये क्या होते हैं, लघु बीजाणु जो होते हैं वो आपस में इस तरीके से भित्ति द्वारा जुड़े रहते हैं। इस भित्ति को अपन बोलते हैं केलोज वॉल या केलोज भित्ति। तो इस भित्ति को तोड़ने के लिए यहाँ पर किस एंजाइम की आवश्यकता होती है, केलेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो ये केलेज एंजाइम कौन निकालता है, टेपिटम, ग्रंथिल टेपिटम निकालता है, और जिससे क्या होगा, केलेज एंजाइम इनके ऊपर कार्य करेगा और यहाँ से ये चारों लघु बीजाणु अलग हो जाएंगे और किसका निर्माण करेंगे, परागकणों का। किसका निर्माण करेंगे, परागकणों का। इसका मतलब परागकणों के निर्माण हेतु भी कौन कार्य करता है, केलेज एंजाइम। स्पोरोपोलिन जो होता है वो आपके परागकणों का बाह्यचोल को निर्मित करने के लिए क्या करते हैं, काम में आते हैं। इसके बारे में अपन परागकण के अंदर पढ़ेंगे अच्छे से। इसके अलावा टेपिटम जो होता है वो क्या करता है, जो भी आपके विकसित हो रहे परागकण होते हैं, क्या होते हैं भाई, विकसित हो रहे परागकण जो हैं आपके, उनको क्या करेगा, पोषण प्रदान करेगा। क्या करेगा, पोषण प्रदान। उनकी आई है ये, क्या है ये, जो आपके परागकण है उनकी आई है, उनकी अम्मा है, जो क्या कर रही है, इसको पोषण प्रदान कर रही है। क्या कर रही है, उनको पोषण प्रदान कर रही है। तो ये सारे कार्य किसके होते हैं, टेपिटम के होते हैं। अब टेपिटम के अंदर आपको क्या दिखाया जा रहा है, लघु बीजाणु धानी दिखाया जा रहा है। तो स्टूडेंट ये चारों बातें थी किसके बारे में, जो भी आपकी भित्तियां होती हैं जो कि परागकोश के अंदर देखने को मिलती है। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, बीजाणुजन उत्तक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, बीजाणुजन उत्तक। देखो भाई, सबसे पहले क्या है आपका, जैसे मान लो ये लघु बीजाणु धानी है, इसके अंदर इस प्रकार क्या है आपका, ये बीजाणुजन उत्तक। ये क्या पाया जा रहा है, बीजाणुजन उत्तक है, और इसके अंदर ये कोशिकाएं पाई जा रही है, ये बीजाणुजन कोशिकाएं सारी, जो कि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं के कारण बनी है। अब इसमें से क्या होगा, ये जो कोशिकाएं होती हैं ये आपकी क्या करती है, समसूत्री विभाजन करती है। क्या करती है भाई, समसूत्री विभाजन। यहाँ पर सीधा देख लेते हैं कि यहाँ पर ये जो आपकी क्या है, बीजाणुजन उत्तक है, उसमें से जो बीजाणुजन कोशिका है, क्या है आपकी, बीजाणुजन कोशिका। ये बीजाणुजन कोशिका कैसी होती है, द्विगुणित होती है। ये क्या करती है, यहाँ पर समसूत्री विभाजन करेगी और किसका निर्माण करेगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या करती है भाई, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका भी कैसी है भाई, द्विगुणित। क्यों भाई, क्योंकि इसमें समसूत्री विभाजन हुआ है, तो गुणसूत्रों की संख्या दोनों में क्या रहेगी, बराबर रहेगी। इसके बाद क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। और इस अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, लघु बीजाणु का निर्माण होता है, जिनकी संख्या 4 होती है। इसका मतलब किसका निर्माण हो जाएगा, चतुष्क का, जो कि आपस में केलोज भित्ति द्वारा जुड़े रहते हैं। तो बेटा यहाँ पर आपकी बातें आ जाती है, बीजाणुजन उत्तक क्या है, तो बीजाणुजन उत्तक ऐसी संरचनाएं होती हैं, कोशिकाओं का वह समूह है जो कि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं के विभाजन के कारण बनता है। जब प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं हैं वो जब विभाजन करती है तो एक विशेष प्रकार के उत्तक का निर्माण करती है, जिसमें उपस्थित कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, और ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया को लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया बेटा क्या कहलाती है, यहाँ पर उसको भी याद रख लेना, यहाँ पर क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन कहलाती है। क्या कहलाती है स्टूडेंट, लघु बीजाणु जनन।
क्रियाएं जो है लघु बीजाणु जनन तक अपन ने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे जो आपका परागकण होता है, परागकण की संरचना कैसी होती है और कैसे परागकण का परिवर्धन होता है। ओके स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। और स्टूडेंट ये जो आपकी सीरीज़ है वो ऐसे ही रेगुलर चलती रहेगी, ठीक है। सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।